नमस्कार। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और सही वेबसाइट पर लैंड करेंगे। दोस्तों, विधायिका की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में विधायिका का निर्माण दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा क्या है, विधायिका अक्सर है क्या हमारे देश। तो आइए सबसे पहले विधायिका को समझते हैं कि विधायिका है क्या। आप सभी जानते होंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका सरकार का एक अंग है जिसका मुख्य काम होता है कानून बनाना और उसे लागू करना। ठीक है, इसके मुख्य कार्य की बात हो रही है। इसके अलावा इसके पास और भी कार्य हैं। कौन कौन से हैं? तो इसके पास बहुत सारे कार्य हैं। जैसे विधायिका एक ऐसा स्थान है, यानी ऐसी संस्था है जो हमें एक ऐसा स्थान प्रोवाइड करवाती है, उपलब्ध कराती है, जहां पर सदस्यगण बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही आप सभी जानते होंगे कि लोकसभा में चाहे राज्यसभा में काफ़ी हो हल्ला होता है। तो ये ऐसे ही नहीं है, आप जो वहाँ पे शोरगुल होता है या फिर जो वहाँ पे बहस होती है उसको आप ये ना सोचें कि वो गलत है। ठीक है, कई मायनों में गलत भी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र का प्रमुख आधार यही चीज़ें हैं, यानी बहस करना, बहिर्गमन, बाहर जाना, विरोध प्रदर्शन करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोकतंत्र की बुनियादी हैं, बुनियादी ढांचे में हैं, जिसमें कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना भी प्रमुख कार्य है। भारत में विधायिका 2 सदनात्मक है, यानी द्विसदनात्मक है, 2 सदनों से मिलकर बनती है। ठीक है, पहले सदन का नाम है राज्यसभा और दूसरे सदन का नाम है लोकसभा। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों ने लोकसभा तो सुना होता है लेकिन राज्यसभा नहीं सुना होता है, या फिर कभी वो कहते हैं कि राज्यसभा पहले नाम लिया जाता है, लोकसभा का बाद में लिया जाता है। ऐसा क्यों है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, और ये हमेशा बनी रहती है, तो इसीलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आइए पहले इसको ख़त्म करते हैं। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के मुखिया होते हैं। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है कि विधायिका में पूरी संसद आती है, ठीक है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा भी होती है, लेकिन उसी में लोकसभा में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, लोकसभा में। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है? सरकार चलाना, और इसी सरकार को कहीं ये तानाशाही के रूप में काम ना करने लग जाए, नियंत्रित करती है विधायिका। विधायिका मतलब जो अन्य सदन है वो सब मिलकर, सदस्य जो है सदन के। तो हमारे देश में जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक है, यानी 2 सदन है उसमें। ओके, जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है। भारतीय संसद में आप सभी जानते हैं कि 2 सदन है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ओके, इसके अलावा संविधान ने राज्यों को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो 2 सदनात्मक रखना चाहें तो सदन को 2 सदनात्मक रख सकते हैं, या 1 सदन रखना चाहें तो 1 सदनात्मक रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 4 राज्यों में, पहले ना 5 राज्यों में था, तो जेके यानी जम्मू एंड कश्मीर अब बाहर हो गया, क्योंकि वो तो अब राज्य रहा नहीं, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, 2 भागों में टूट गया है ना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये वो 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका है। अब द्विसदनात्मक विधायिका कैसी होती है भाई राज्यों में? तो राज्यों में आप जानते हैं कि एक तो विधानसभा होती है, जो आप सभी जानते होंगे, है ना, विधानसभा। ओके, और एक होती है दूसरी वाली जो है वो होती है विधान परिषद। ये वैसे ही है जैसे केंद्र सरकार में राज्यसभा है, वैसी विधान परिषदें होती हैं राज्य सरकारों में। ओके, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसके पास द्विसदनात्मक विधायिका थी, लेकिन अब नहीं है। ओके, अब बात करेंगे कि द्विसदनात्मक विधायिका के लाभ क्या हैं हमारे। तो देखिए, बहुत सारे लाभ हैं इसके। पहली बात तो ये कि द्विसदनात्मक सदन हमें जो है वर्ग मतलब कि सभी वर्गों, देश के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देता है। ठीक है, यानी अगर राज्य बड़ा है या देश हमारा बहुत बड़ा है तो ऐसा संभव नहीं है कि लोकसभा में सबको स्थान दिया जा सके। तो सभी विविधताओं को एक जगह जो है इकट्ठे करके रखना, ये सभी विविधताओं को एकत्रित करना, उसके लिए जो है कि राज्यसभा का गठन किया गया है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है?
राज्यों का। ठीक है, तो संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में भी पुनर्विचार हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर लोकसभा में कोई बिल जल्दबाजी में पास हो जाता है और उस पर भरपूर चर्चा नहीं हो पाई है, तो उसकी जो कुछ कमियां रही होंगी वो राज्यसभा में या फिर राज्य के दूसरे सदन विधान परिषद में चर्चा के दौरान उठाई जा सकती हैं, उसमें सुधार किया जा सकता है, उस पर बहस हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। ठीक है, तीसरा फ़ायदा तो ये है कि हर चीज़ 2 बार निरीक्षण में आती है, हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। तो ये द्विसदनात्मक सदन विधायिका के जो है कि लाभ हैं। ओके, अब बात करेंगे कि राज्यसभा क्या है, उच्च सदन क्या है। विधायिका का उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। क्या कहलाता है? विधायिका का उच्च सदन, उसे हम क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, तो इसे विधायिका का उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्माण प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अब ये शब्द समझिए दोस्तों, अप्रत्यक्ष विधि चुनाव की 2 प्रणालियाँ होती हैं, 2 विधियाँ होती हैं, प्रणाली नहीं कहेंगे, विधि कहेंगे। 2 विधि होती है, एक होती है प्रत्यक्ष, अ काट दीजिए, और एक होती है क्या? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष विधि वह है जब जनता सीधे नहीं चुनती है सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्यों को जनता सीधे रूप से नहीं चुनती, यानी कि आप और हम जाके वोट नहीं देते उन सदस्यों को, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। यानी हमने डायरेक्ट नहीं चुना, इनडायरेक्टली चुने गए, हमारे ही द्वारा चुने गए लेकिन इनडायरेक्टली चुने गए। हमने जिनको चुन के भेजा है वे प्रतिनिधि उन लोगों ने उनका चुनाव किया है। ठीक है, तो किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब फिर इसे भी याद रखना है, अगर आपको नहीं पता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली क्या है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बेटा उसका भी लिंक दिया हुआ है। जो हमने 3rd चैप्टर पढ़ा था चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। ओके, विभिन्न क्षेत्रों से उनकी संख्या के अनुपात में सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यानी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके द्वारा जो है कि प्रतिनिधित्व देकर सभी लोगों का प्रतिनिधित्व बना लिया जाता है राज्यसभा या फिर उच्च सदन में। अब बात करेंगे कि भाई राज्यसभा की संरचना कैसी है, इसकी स्थापना कैसे की गई। तो राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुसूची 4 में मिलता है और इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से तो 100% याद करना ही पड़ेगा आपको। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो है याद रखना है आपको कि कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं। अभी हमारे यहाँ पे 243 सदस्य हैं राज्यसभा में। कितने? 243, 243। ओके, और एक चीज़ याद रखने की 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। अभी मनोनीत सदस्य कौन से होते हैं जी? क्या है ये मनोनीत सदस्य? तो राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार होता है कि वो अपनी तरफ से 12 सदस्यों को भेज सकता है राज्यसभा में। और वे लोग क्या होने चाहिए? तो विज्ञान, साहित्य, खेल इत्यादि में ख्याति प्राप्त लोग होने चाहिए। अगर किसी ने देश के लिए कुछ कार्य किया है किसी क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे खेल में हो, चाहे विज्ञान में हो, तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर सकता है। ओके, राज्यसभा का सांसद बना सकता है। इनको भी वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो बाकी सदस्यों को प्राप्त होते हैं। कुछ एक अधिकार छोड़कर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि सदस्यता के लिए पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हमें मान लीजिए राज्यसभा में चुनाव जीतना है या फिर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 84 में बताया गया है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, उस पर कोई मुकदमा दर्ज ना हो, या वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वो कभी ठीक है कोई ऐसी मानसिक बीमारी ना हो जिससे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होती हो। तो ये सारी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं जो एक सदस्यता के लिए पात्रता है। ठीक है, यानी कि सदस्य बनने के लिए ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सभी जानते हैं मेरे हिसाब से तो 6 वर्ष का होता है और इसीलिए ये अस्थायी भी है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2-2 यानी 2-2 साल पे ये जो 6 वर्ष का कार्यकाल है ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि 1/3 पहले 2 साल में, फिर 2/3, फिर 3/3, यानी कि ऐसे करके हर 2 साल पे इसमें से
अगर मान लीजिए हमारे पास 99 सदस्य हैं, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, तो 1/3 का मतलब हो गया इसमें कितना 33। ठीक है, तो 99 सदस्यों में से 33 सदस्य हर 2 साल पर चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। फिर अगले 2 साल पर 33 और कम हो जाएंगे, फिर अगले 2 साल पे 33 और, यानी कहने का तात्पर्य ये कि 6 साल के अंदर पूरी जो व्यवस्था है, पूरे जो सदस्यों की संख्या है वो क्या होती है, बदल जाती है राज्यसभा में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। क्यों? क्योंकि भाई हर 2 वर्ष पे 33 सीटें खाली हो रही हैं, है ना, 99 पे बता रहा हूँ मैं, और आप जो निकालोगे वो 243 पे निकालोगे। ठीक है, जो अभी है सदस्य संख्या। ओके, या आप टोटल पे 250 पे निकाल सकते हो। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, तो आपको पता चल ही गया कि हर 2 साल पे सदस्य इतने हट जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो रही है। 2/3 सदस्य हमेशा, 2/3 क्यों, उसमें पूरे सदस्य बने रहते हैं, क्योंकि जो सदस्य हटते हैं उनका चुनाव पहले ही कर लिया जाता है, उनके हटते ही तुरंत जो है कि वहाँ पर वो भर्ती हो जाते हैं। पहले का मतलब ये नहीं कि अभी उनका कार्यकाल है ही, पहले हमने करवा लिया, नहीं। जब सीटें खाली होती हैं तो चुनाव होते हैं, और उसके बाद जो है दोबारा से वो रिक्तियाँ भर जाती हैं वहाँ पर। तो उच्च सदनी राज्यसभा की शक्तियाँ क्या क्या हैं। अब एक चीज़ याद रखनी है आपको कि इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसलिए क्योंकि कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है ये, धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। याद रखना है कि अच्छा चलिए विशेष शक्तियों में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हम सब समझ में आ जाएगा। धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत कर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका से यहाँ पे तात्पर्य है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद पे। कहीं प्रधानमंत्री तानाशाह ना हो जाएं, अपनी खुद की जो है कि सरकार ना चलाने लग जाएं, जनता की सरकार छोड़कर, या फिर संसदीय जो नियम कानून है उसको छोड़कर, संविधान को छोड़कर, इसीलिए उस पर नियंत्रण जो है कार्यपालिका पर रखती है विधायिका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और उपराष्ट्रपति के, उसमें ये मतदान देते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में चलाई जा सकती है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे महाभियोग क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में कार्यपालिका वाले में चैप्टर में सब क्लियर किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, महाभियोग। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। देखिए, उपराष्ट्रपति को अगर हटाने का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, और यह संसद की राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी दे सकती है। याद रखना है कि राज्यसभा की इच्छा के विरुद्ध राज्य सूची के किसी विषय में केंद्र सरकार यानी लोकसभा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये इनकी कुछ विशेष शक्तियाँ हो गई। ओके, अब बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा यानी जनता के द्वारा चुनी गई प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत लोकसभा आती है। तो देखिए, लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 और 331 के अनुसार किया गया है। यह निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव विधि प्रणाली से होता है, यानी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। प्रत्यक्ष विधि यानी आप और हम डायरेक्ट अपने सदस्यों को चुनते हैं और वो लोकसभा में जाते हैं और सरकार का गठन करते हैं। ओके, लोकसभा में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का गठन होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। प्रथम लोकसभा स्पीकर जो है, ठीक है, वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि 1952 में सबसे पहले, यानी 19 फरवरी 1952 में सबसे पहले लोकसभा चुनाव समाप्त हुए थे, और पहली बार स्पीकर बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के। एक चीज़ और याद रखनी है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद होती है, तो इसीलिए वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। राज्यसभा के प्रति जवाबदेह नहीं है। याद रखिएगा, संसद में लोकसभा में सरकार का निर्माण हुआ है, यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, तो इसीलिए वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जनता ने उन्हें लोकसभा में चुनकर भेजा है, और राज्यसभा के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो निम्न सदन की संरचना पर ये बात करते हैं कि लोकसभा की संरचना कैसी है। तो आप सभी जानते होंगे कि लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा चुनकर जाते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है उसी को जो है, यहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे ऊपर का है,
ठीक है, वो चुनाव दे सकता है बिना किसी लिंग भेदभाव के, जाति भेदभाव के, या वर्ग विशेष समूह या रंग नस्ल भेद, कुछ नहीं। मतलब कि किसी भी प्रकार का लैंगिक हो, जाति हो, धार्मिक हो, कोई भी भेदभाव नहीं होता, सबको समान अधिकार दिया गया, यानी सारे वोटरों को एक समान माना गया है। ओके, तो संरचना की जहाँ तक बात करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, निम्न सदन में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 552 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, जो अब तक संशोधन करके तय की गई है। एक चीज़ याद रखनी है कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, और ये तभी करेगा जब उसको ऐसा लगता है कि भाई संसद में एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो वो अपनी तरफ से 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की भर्ती कर सकता है। यदि उसे ऐसा लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व तो कम है, प्रथम लोकसभा चुनाव के दौरान कुल सीटों की संख्या 418 थी। अब मैंने कुछ आंकड़े दिए हैं कि पहली बार जब लोकसभा चुनी गई थी तो उसमें 418 सांसद थे, और 1971 तक यह संख्या बढ़कर 518 हो गई। ठीक है, और उसके बाद ये संख्या 1989 में 543 हो गई, और वर्तमान में यह 543 ही है। ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 550 हो गए आपके चुने हुए, और इसमें 2 हो गए मनोनीत, तो 552 हो गए। अब बात करें कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि लोकसभा में जो है सरकार पूरे अपने 5 वर्ष करे। हो सकता है कि बहुमत में गड़बड़ी होने के कारण या बहुमत कम होने के कारण, अल्पमत में होने के कारण सरकार पहले भी गिर सकती है, या अविश्वास प्रस्ताव आने के कारण सरकार पहले भी गिर सकती है। ठीक है, तो कई प्रकार से संशय रहता है कि सरकार 5 वर्ष पूरे करेगी या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी लोकसभा 5 वर्ष पूर्व भी भंग हो सकती है। यदि कोई चुनी हुई सरकार अपना बहुमत खो देती है तो सरकार गिर जाती है। ओके, चलिए बात करते हैं कि लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या है, निम्न सदन की क्या शक्तियाँ हैं। तो इसे ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी गई है, और इनको जब शक्ति मिलती है तो जनता को शक्ति मिलती है। जनता की जो भावना है उसका प्रतिनिधित्व यह सभा करती है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है, धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करती है। ये धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, सिर्फ लोकसभा को ही अधिकार है कि वो धन विधेयक को पारित करे, संशोधित करे, या फिर उस पर चर्चा करे। चर्चा तो राज्यसभा में भी हो सकती है, लेकिन उस पर वोटिंग करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं दिया गया है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को ये प्रस्ताव जो धन विधेयक का होता है वो वापस भेजना पड़ता है लोकसभा को। अगर 14 दिन के अंदर धन विधेयक पर उन्होंने चर्चा नहीं की तो अपने आप ही धन विधेयक को पास मान लिया जाता है। अब आप पूछेंगे धन विधेयक क्या है यार? तो धन विधेयक का मतलब है जिसमें पैसे का लेन देन हो, ऐसा कोई कानून अगर बनने जा रहा हो तो उसे धन विधेयक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए बजट, वार्षिक बजट हो गया, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य हो गया, या बजट हो गया, या फिर इसके अलावा सांसदों की सैलरी बढ़ानी हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधायकों सदस्यों की सैलरी बढ़ानी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसमें कुछ सुधार करने हैं तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया धन विधेयक क्या होता है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। यानी लोकसभा में जो सदस्य हैं, जो विपक्ष में बैठते हैं, वो इन सब कार्यों से, यानी कि प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर सरकार पर, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। क्योंकि जब वो प्रश्न पूछते हैं मंत्री से तो मंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 तरह की उसकी स्थितियां होती है। बात करेंगे आगे कि शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, ये सब बात करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें आज हम सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में ही पढ़ेंगे बस। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करती है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। ये जो आपातकाल की घोषणा की बात है ये राज्यसभा को प्राप्त नहीं है अधिकार, ये लोकसभा को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा, ठीक है, हटा सकती है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये जो पॉइंट है ये राज्यसभा के लिए भी लागू होता है, वो भी ये सारे कार्य कर सकती है। समिति का गठन करती है और उनके प्रतिवेदन पर विचार करती है। तो ये सारे कार्य जो है लोकसभा में होते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ दिया है कि आपको समझा सकूँ बेहतर तरीके से कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, उनकी शक्तियों में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर लोकसभा कानून बनाती है।
ओके, संघ सूची और समवर्ती सूची। संविधान में क्लियरली दोनों की शक्तियों को बांटा गया है, विषयों को अलग अलग लिखा गया है। संघ सूची और समवर्ती, संघ सूची वो होती है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ओके, अच्छा यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, सॉरी, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर ये जो राज्यसभा होगा, ये राज्यसभा नहीं, ठीक है, ये लोकसभा यहाँ होगा और ये राज्यसभा होगा, क्षमा चाहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, अभी मैं सही कर दूंगा। तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर लोकसभा कानून बना सकती है। कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य को स्वीकृति भी लोकसभा देती है। लोकसभा में धन विधेयक और समान विधेयकों को प्रस्तुत और पारित किया जाता है, ठीक है, सब लोकसभा की बात हो रही है। और प्रश्न पूछकर, ठीक है, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, प्रस्ताव लाना और अविश्वास प्रस्ताव लाना कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के तरीके हैं, ये सब लोकसभा में होता है। ओके, आपातकाल की घोषणा लोकसभा करती है। लोकसभा समिति और आयोग का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार भी करती है, यानी जो वो रिकमेंडेशन देते हैं उन पर विचार करती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव करवाती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, महाभियोग उन पर चला सकती है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं राज्यसभा की। तो देखिए यहाँ संघ सूची और समवर्ती सूची था लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा में क्या होगा, सिर्फ राज्य सूची पर ही कानून बना सकती है राज्यसभा। सामान्य विधेयकों पर राज्यसभा विचार कर उन्हें पारित करती है। धन विधेयकों पर संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, ठीक है, लेकिन उसमें प्रस्ताव पारित कर सकती है और बता सकती है कि आप ये सुधार करें, और इसमें कुछ सुधार करना है ना करना लोकसभा के ऊपर निर्भर है। संवैधानिक संसाधनों को पारित करती है, ठीक है। प्रश्न पूछकर और संकल्प लेकर साथ ही प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। राज्यसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है। अब इसमें खास क्या है, खास ये है देखिए कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया, ये दो नीचे वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्यसभा के लिए, कि यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है और राज्य विषय के किसी भी विषय को संशोधित करने के लिए लोकसभा को राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का अंक, जिसमें हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में और दोनों को मिलाकर विधायिका के बारे में चर्चा की और इसके बारे में विस्तार से काफ़ी कुछ जाना भी। तो अगर आपको कुछ और चाहिए, आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों लिंक जरूर विजिट करिएगा। ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।